काम वाली निकली बेटे की एक्स। सुबह सुबह शारदा देवी किचन में काम कर रही थी, तभी बाहर हॉल में बैठा उनका पति बोला, अरे भाग्यवान, आज चाय मिलेगी या नहीं? इतने में उनका बेटा आर्यन भी तैयार होकर बाहर हॉल में आ गया। अरे पापा, अभी तक आप अखबार पढ़ रहे हो? अरे माँ, चाय नाश्ता कुछ मिलेगा या नहीं? ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। इस उम्र में ये सब काम नहीं होते मुझसे। सुबह उठो, पूजा करो, तुलसी को पानी चढ़ाओ, घर की साफ सफाई करो, कपड़े भी धोने होते हैं, चाय भी बनानी होती है, नाश्ता भी बनाना होता है। क्या क्या करूं मैं? तुम लोग तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। ये सब बड़बड़ाते हुए शारदा बाहर चाय नाश्ता लेकर आ गई। ये लो अपना चाय नाश्ता। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों? और पिछले एक हफ्ते से हमारी काम वाली क्यों नहीं आ रही? यही सवाल मैं तुम लोगों से पूछूं तो क्या काम वाली की सारी जिम्मेदारी मेरी है? बता कर गई थी कि गांव में उसकी माँ की तबीयत खराब है, अभी तक न लौटी। अरे उस बेचारी की माँ की तबीयत खराब है तो इतनी जल्दी गांव से वापस कैसे आ पाएगी वो? पापा, मोहल्ले में हर किसी से बोल दो कि हमें काम वाली की जरूरत है। कल तक कोई ना कोई काम वाली मिल ही जाएगी। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। ठीक है पापा, मेरा तो नाश्ता हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आर्यन काम पर निकल गया, तभी शारदा देवी बोली, आर्यन चाय नाश्ता सब करके चला गया और आप अभी तक चाय भी नहीं खत्म कर पाए। जल्दी से चाय खत्म कीजिए और काम वाली ढूंढने जाइए। रात का खाना मैं नहीं बनाने वाली। हाँ ठीक है, जाता हूँ भाग्यवान, भड़क क्यों रही हो? शारदा का पति मोहल्ले में गया और काम वाली की तलाश करने लगा, पर उसे कोई काम वाली नहीं मिली। थक हार कर वो घर वापस आ गया। शारदा अभी भी गुस्से में साफ सफाई कर रही थी। शहर में इतने लोग जानते हैं तुम्हें, एक काम वाली नहीं ढूंढ पाए। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। बैठे रहो तुम, रिटायरमेंट के बाद तुम बहुत आलसी हो गए हो, मैं ही दरवाजा खोलती हूँ। शारदा देवी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बहुत ही साधारण कपड़ों में लड़की खड़ी थी। उसने सलवार सूट पहन रखा था, देखने में भी खूबसूरत लग रही थी। कौन हो बेटी, कुछ बेचने आई हो क्या? आंटी, मेरा नाम रिया है। सुना है आपको काम वाली की जरूरत है, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मुझे बहुत जरूरत है काम की इस वक्त। ये सुनते ही शारदा देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। क्या बात है बेटी, तुम्हें तो पक्का भगवान ने भेजा होगा। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतने दूंगी। चलो अंदर आ जाओ। शारदा देवी रिया को लेकर अंदर आ गई। वैसे बेटी, तुम देखने में तो काम वाली लगती नहीं, कहाँ तक पढ़ी हो? अंकल, मैंने डीबीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है। क्या बात है बेटी, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरे बेटे ने भी डीबीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ये काम करने क्यों आ गई? अरे रही होगी बेचारी की कोई मजबूरी। आजकल वैसे भी इतनी आसानी से काम नहीं मिलता। बेटी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ और तुम यहाँ पर एक बेटी की तरह ही रहोगी। हम किसी के साथ नौकरानी वाला बर्ताव नहीं करते। शारदा देवी रिया को लेकर अंदर गई और उसे काम समझाने लगी। बेटी, ये कपड़े धोने को पड़े हैं, पहले कपड़े धो दो। वॉशिंग मशीन में ही धोने हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। फिर मेरा कमरा और वो सामने आर्यन का कमरा साफ कर देना। उसके बाद रात का खाना बनाना है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। थैंक यू आंटी, आप तो बहुत अच्छे से बात करती हैं, वरना आजकल के लोग तो नौकरानियों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें खरीद लिया हो। शारदा देवी वहाँ से चली गई। इधर रिया खुशी खुशी काम करने लगी। पहले उसने कपड़े धोए, फिर दोनों कमरों की सफाई करने लगी। आंटी ने जितना काम कहा था उतना तो हो ही गया है। अब शाम हो रही है, खाना ही बनाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आंटी से एक जरूरी बात कर लेती हूँ, पर बात करने से पहले मैं उनके लिए चाय बना लेती हूँ। बाहर हॉल में शारदा देवी अपने पति के साथ बैठी थी। थोड़ी देर में रिया उनके लिए चाय लेकर आ गई। अंकल आंटी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए, मैंने सारा काम कर दिया है। क्या बात है बेटी, तुम तो बहुत तेज हो काम करने में। अंकल आंटी, काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? पेमेंट वगैरह की बात करनी है क्या? उसकी फिक्र तुम मत करो। नहीं आंटी, पेमेंट की कोई बात नहीं करनी है। दरअसल कुछ ही महीनों पहले मेरी माँ गुजर गई। अब मेरा कोई नहीं रहा। अकेला घर काटने को दौड़ता है, तो क्या मैं यहीं रह सकती हूँ? मैं किचन में पड़ी रहूंगी? अरे ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हाँ बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें किचन में भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। एक कमरा हमेशा खाली ही पड़ा रहता है, तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। तो अब मैं जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इतना बोलकर रिया वहाँ से चली गई। लेकिन रिया की कहानी सुनकर शारदा देवी और उसके पति की आंखें नम हो गई। मुझे पहले ही लगा था कि ये लड़की पढ़ी लिखी समझदार है, किसी मजबूरी में ही काम करने आई है। चलो अच्छा ही है कि वो इस घर में आ गई, वरना किसी घमंडी घर चली जाती तो कोई उसकी वहाँ इज्जत ना करता। रिया किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही सारा खाना बन गया, वैसे ही आर्यन घर आ गया।
जैसे ही उसकी नजर किचन में गई वैसे ही वो रिया को देखकर दंग रह गया। ये इस घर में क्या कर रही है? क्या देख रहा है बेटा, हमने काम वाली ढूंढ ली है, जल्दी से फ्रेश हो जा, खाना खाते हैं। रिया बेटा खाना लगा दो। जी आंटी जी। ये बोलते हुए जैसे ही रिया पीछे पलटी वैसे ही उसने आर्यन को देख लिया। आर्यन? इसका मतलब ये आर्यन का घर है। खैर मुझे क्या लेना देना, मैं तो यहाँ महज एक काम वाली हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे को पहचान तो गए पर आपस में बात नहीं की। थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। आर्यन और रिया बार बार एक दूसरे को ही देख रहे थे। क्या बात है आर्यन बेटा, तू बार बार उसकी तरफ क्यों देख रहा है? माँ की बात सुनकर आर्यन हड़बड़ा गया। खैर उसने किसी तरह बात को संभाला और कहा, माँ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लड़की तो अच्छी खासी लग रही है, पढ़ी लिखी भी लग रही है, तो यहाँ काम करने क्यों आ गई? सही पहचाना तूने बेटा। पता है जिस कॉलेज में तू पढ़ा है ना, उसी कॉलेज में ये भी पढ़ी है। बेचारी को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। कैसी मजबूरी? अरे बेटा इसका कोई नहीं रहा इस दुनिया में, और इस समय काम की हालत तो तुम जानते ही हो। ये सब सुनकर रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो अंदर चली गई। बेटा इसका नाम रिया है और ये यहीं रहेगी। आज के बाद ये सब बातें मत करना, वो दुखी हो जाती है। ठीक है माँ। खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन आर्यन अभी भी रिया के बारे में सोच रहा था। रिया को इस हालत में देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मम्मी पापा सो रहे होंगे, जाकर उससे किसी तरह बात करता हूँ। आर्यन चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा रिया किचन में बर्तन धो रही थी। आर्यन भी किचन में पहुंच गया। रिया तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा। रहने तो आर्यन, जब तुम्हें उस वक्त बुरा नहीं लगा था तो अब बुरा क्यों लग रहा है? अगर मुझे पता होता ये तुम्हारा घर है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। इतने में वहाँ पर शारदा देवी पहुँच गई। अरे आर्यन तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? आर्यन और रिया दोनों हड़बड़ा के कुछ नहीं आंटी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा अभी बर्तन धोकर रख देती हूँ। और माँ मैं तो बस पानी पीने आया था, रिया बर्तन धो रही थी तो सोचा इससे कुछ बात कर लूं। तू जाकर सो जा, तुझे सुबह ऑफिस जाना है। रिया बेटी मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म कर दो। ठीक है आंटी। आर्यन अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह रिया जल्दी उठकर किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी आर्यन हॉल में आया। मम्मी पूजा कर रही हैं, पापा नहा रहे होंगे, तब तक रिया से थोड़ी बात कर लेता हूँ। आर्यन तुरंत किचन में गया और फिर से रिया से बात करने लगा। रिया मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, उस दिन की गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। देखो आर्यन, तुम बार बार इस तरह मुझसे बात करने मत आया करो, वरना मेरा काम भी छूट जाएगा। मैं तो वो सब पहले ही भूल चुकी हूँ और तुम्हें भी। रिया इतनी भी कठोर मत बनो, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना। लेकिन दूर से उन लोगों को इस बार शारदा देवी ने देख लिया बात करते हुए। मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई ना कोई बात तो रही हो, लेकिन अभी मैं इस बारे में पूछूंगी नहीं। थोड़ी देर बाद रिया ने नाश्ता लगाया और नाश्ता करके आर्यन ऑफिस। दोपहर को आर्यन के पापा तैयार होकर हॉल में आए और शारदा देवी से बोले, शारदा मैं जरा अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर रिया आ गई। अरे अंकल आप आराम से जाइए, आंटी की फिक्र मत कीजिए, ये तो मेरी माँ जैसी हैं, मैं इनका अपनी माँ जैसा ही ख्याल रखूंगी। रिया बिल्कुल सही कह रही है, आप आराम से जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। रिया इस घर की सदस्य ही तो है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन शाम के वक्त अचानक शारदा देवी की तबीयत खराब होने लगी। अरे रिया बेटी कहाँ हो, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। रिया भागते हुए शारदा देवी के पास आई। अरे क्या हुआ आंटी जी, आपको तो बुखार है। बेटी बुखार तो है ही, लेकिन मुझे शुगर की भी प्रॉब्लम है, कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जल्दी से मेरे मोबाइल से आर्यन को फोन कर दो। रिया ने शारदा देवी के मोबाइल से आर्यन को फोन किया, लेकिन वो किसी मीटिंग में बैठा था, इसलिए उसका फोन साइलेंट पर था। उसने फोन अटेंड ही नहीं किया। आंटी वो लगता है किसी मीटिंग में बिजी होंगे, चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। बेटी मेरी तो चलने की हिम्मत नहीं हो रही, हमारे पास कार तो है लेकिन कोई चलाने वाला नहीं है। अरे आंटी फिक्र मत कीजिए, मुझे कार चलानी आती है। रिया ने किसी तरह शारदा देवी को कार में बिठाया और उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब ने उनका चेकअप किया और दवाइयाँ दे दी। बेटी तुम सही वक्त पर इन्हें ले आई, वरना अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। डॉक्टर साहब अब मैं इन्हें घर ले जा सकती हूँ? हाँ अब आप इन्हें घर ले जाइए, टाइम से दवाई खिलाते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इस तरह रिया शारदा देवी का इलाज कराकर एक बार फिर से कार ड्राइव करके वापस घर ले आई। आंटी आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ खाकर ही दवाई खानी है आपको। शारदा देवी बस उसे देखे ही जा रही थी। खैर रिया किचन में गई, उनके लिए कुछ नाश्ता बनाकर लाई और फिर अपने हाथों से खिलाया। ये सब देखकर शारदा देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। रिया
अगर मेरी कोई बेटी होती तो ऐसे ही मेरी सेवा करती। मुझे अपनी बेटी ही समझिए आंटी जी। चलिए नाश्ता हो गया, अब दवाई खा लीजिए। रिया ने शारदा देवी को दवाई खिला दी। उसके बाद आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। आंटी अब आप आराम कीजिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बेटी, इतनी तकलीफ मत करो तुम। आंटी अभी आपने मुझे भी अपनी बेटी कहा और अगले ही पल पराया भी कर दिया। मैं आपकी बेटी होने के नाते आपके पैर दबा रही हूँ, चुपचाप लेटे रहिए। रिया शारदा देवी के पैर दबाने लगी, फिर उनका सर भी दबाने लगी। तभी वहाँ आर्यन आ गया। सॉरी माँ, मैं जरा। अरे क्या हो गया माँ को? बेटा तुझे तो पता ही है, 4-6 महीने में मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए मैं तुझे फोन कर रही थी, पर तू फोन ही नहीं उठा रहा था। हाँ माँ, मैं एक मीटिंग में था, आपका फोन देखा इसीलिए तुरंत भागता हुआ चला आया। आप ठीक तो है ना? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम परेशान मत हो। रिया बेटी मुझे अस्पताल लेकर गई, मेरे लिए नाश्ता बनाया, मुझे दवाई खिलाई। अब देखो मेरी सेवा कर रही है। इसे तो कार चलानी भी आती है। थैंक यू रिया, तुम ना होती तो कुछ भी हो सकता था आज, क्योंकि पापा भी बाहर गए हुए हैं। मेरे होते हुए आंटी को कुछ नहीं हो सकता। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रिया ने खाना बनाया और सब खाने भी लगे। आर्यन की नजर बार बार फिर से रिया की तरफ जा रही थी और उसकी माँ की नजर आर्यन पर। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ तो लग रही है, कल सुबह ही आर्यन से बात करूंगी। लेकिन आर्यन ने सुबह का इंतजार नहीं किया। जैसे ही खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए, वैसे ही आर्यन अपनी माँ के पास आया। माँ, रिया का हम पर बहुत एहसान है, अगर वो आज ना होती तो कुछ भी हो सकता था। बेटा तू कहना तो कुछ और चाहता है, कह कुछ और रहा है। तुम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ था तो नहीं? ये क्या कह रही हो माँ? आपसे रिया ने कुछ कहा क्या? वो तो कुछ बोलती ही नहीं। बेचारी दिन भर काम किया करती है, फिर मेरी सेवा भी करती है, लेकिन जब से वो आई है तेरी नजरें हर वक्त उसकी तरफ ही रहती हैं। कई बार मैंने तुम लोगों को आपस में बात करते हुए भी सुना। उस रात भी तुम पानी पीने नहीं, उससे बात करने ही गए थे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ। अब सच सच बताओ बात क्या है? माँ, मैं बार बार रिया से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था कॉलेज में। ऐसा क्या कर दिया तूने? माँ, जब आपको इतना सब शक हो ही गया तो छुपाने से भी कोई फायदा नहीं। दरअसल जिसे आप काम वाली समझ रही हैं वो मेरी एक्स रह चुकी है। क्या? हाँ माँ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दरअसल कॉलेज में मैं और रिया एक ही क्लास में थे। हम दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया आज केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर नहीं है, तो चलो मूवी देखने चलते हैं। आर्यन तुम्हारे पापा पैसे वाले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम फिजूल का पैसा खर्च करोगे। मुझे तुम्हारा फालतू का खर्चा कराना अच्छा नहीं लगता। मैं ठहरी एक गरीब घर की लड़की। अरे तुम ये सब मत सोचा करो, बॉयफ्रेंड मैं हूँ तो खर्चा भी तो मैं ही करूंगा ना। चलो ना चलते हैं। इस तरह वो दोनों अक्सर मूवी देखने जाया करते थे, डिनर पर भी जाते थे। आर्यन उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाया करता था। फिर एक रोज आर्यन अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था। यार आर्यन, इस कॉलेज में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां, तुझे वो गरीब से दिखने वाली रिया ही मिली? यार रिया एक अच्छी लड़की है, पढ़ाई में मुझसे भी अच्छी है, मेरे नोट्स भी तैयार कर देती है, और क्या चाहिए। इतने में वहाँ पर रिया आ गई। आर्यन तुम यहाँ बैठे हो? चलो लेक्चर शुरू होने वाला है, क्लास में चलते हैं। ये देखो, बहन जी टाइप दिखने वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम पर हुक्म भी चला रही है। अरे हमारी गर्लफ्रेंड्स को देखो, किसी हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम नहीं लगती। आर्यन तुम भी अपने दोस्तों के साथ मुझ पर हंस रहे हो? रिया, मेरे दोस्त सही तो बोल रहे हैं। अरे कम से कम अपना हुलिया तो चेंज करो। जब देखो तब वही सूट सलवार पहनकर आ जाती हो। अरे कभी मिनी स्कर्ट पहन कर आओ, कभी शॉर्ट पहन कर आओ, कभी बाल कर्ली करके आओ। कम से कम लोगों को भी लगना चाहिए ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन आर्यन, तुमने तो मुझे ऐसे ही सिंपल कपड़ों में पसंद किया था ना? अरे मैं नया नया कॉलेज में आया था, तुमसे बात हुई और तुम आसानी से मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, तो तुम्हें ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। अब अगर तुम खुद को नहीं बदल सकती तो मुझे कोई और देखनी पड़ेगी। भाई तेरा ये फैसला बिल्कुल सही है। ऐसी बहन जी टाइप गर्लफ्रेंड रखेगा तो पूरे कॉलेज में तेरी नाक कट जाएगी। तू तो कॉलेज का हीरो है यार, तो तेरी गर्लफ्रेंड भी एक हीरोइन होनी चाहिए। ठीक है, ढूंढ लो तुम अपने लिए हीरोइन। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए टाइम पास हूँ। मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। और उस दिन के बाद रिया ने मुझसे बात नहीं की। मैंने भी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई माँ। कॉलेज से निकलने के बाद जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, धीरे धीरे मेरी अंदर समझदारी आई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। पर रिया मुझे कहीं नहीं मिली। फिर जब इतने सालों बाद उसे यहाँ कामवाली के रूप में देखा तो मुझे रोना आ गया। दूर से उन दोनों की बातें रिया सुन रही थी। बेटा तुमने ये बहुत गलत किया। उन निठल्ले दोस्तों के चक्कर में तुमने इतनी अच्छी लड़की को गवा दिया। माँ, दोस्तों के चक्कर में आकर मैं भी वैसा ही बन गया था, पर अब मुझे समझ आता है कि रिया से अच्छी लड़की मुझे कोई मिल ही नहीं सकती थी। लेकिन मैं तेरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुई। अब तो मैं रिया को अपने घर की बहू बनाकर ही रहूंगी।
क्योंकि उससे अच्छी बहू मुझे कहीं मिल ही नहीं सकती। तभी वहां पर रिया आ गई। नहीं आंटी जी, रहने दीजिए, इनके लिए कोई हीरोइन ढूंढ दीजिए। अरे रिया, तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ आंटी, मैंने सब कुछ सुन लिया। देखो रिया, तुम मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। बेटी आर्यन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, ये दिल का बहुत अच्छा है। उन लफंगों के चक्कर में थोड़ा बिगड़ गया होगा, पर अब वैसा नहीं है। प्लीज इस घर की बहू बन जाओ। अरे नहीं आंटी, आप माफी मत मांगिए। मैं तो आर्यन से शुरू से ही प्यार करती हूँ। जब अगले दिन आर्यन के पापा घर आए तो शारदा देवी ने उन्हें सारी बात बता दी। अरे ये तो बड़ी खुशी वाली बात है शारदा। रिया से अच्छी बहू सच में हमें कोई नहीं मिल सकती। मैं जल्द से जल्द शादी की तैयारी करता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद आर्यन और रिया की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।